नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आज के दिन अपने दर्शकों के सवाल, शिकायतें और सुझाव शामिल करते हैं। साथ ही खेती किसानी में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनके बारे में भी आप सभी को जानकारी देते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की से। आत्मा योजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, सॉइल हेल्थ कार्ड का तकनीकी प्रशिक्षण और एफएआई की 12वीं वार्षिक आम बैठक आज संपन्न। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कैडेट संभाग में उच्च उत्पादक और आय हेतु उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी आय हेतु अपनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केटेट संभाग में 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रशिक्षण का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन में जिला नागौर राजस्थान के किसानों ने भाग लिया। इसका प्रायोजन आत्मा संस्थान द्वारा किया गया। इसका मुख्य विषय उच्च उत्पादन और आय हेतु उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी है। ये राजस्थान के नागौर प्रांत के किसान, वहाँ के जो आत्मा है, आत्मा द्वारा प्रायोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और वहाँ से 30 किसान आए हैं हमारे यहाँ कृषि संबंधित जानकारी लेने के लिए। हमारा ये संस्थान कृषि के शोध, प्रशिक्षण एवं शिक्षा इनके बारे में काम करते हैं। विशेष करके ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं हमारे यहाँ। सारे भारत से किसान यहाँ आते हैं और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारा उद्देश्य है कि किसान अपने संसाधनों का सही उपयोग करके अपना उत्पादन बढ़ाए तथा उसके साथ साथ उनका अपनी आमदनी द्विगुनी तिगुनी हो और साथ साथ पर्यावरण जो है उनके कृषि प्रक्षेत्र का आसपास उस पर कोई खास नुकसान ना आए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मृदा विज्ञान संभाग द्वारा एक 21 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के मृदा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा प्रांगण में मृदा विज्ञान संभाग द्वारा एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए मिट्टी पानी की जांच का प्रशिक्षण देना। इस प्रशिक्षण में देश के विभिन्न भागों के कृषि विज्ञान केंद्रों से मृदा विशेषज्ञों को बताया जा रहा है कि इस जांच के लिए क्या मापदंड अपनाएं, क्या तरीका है सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का। भारत सरकार द्वारा चलाया गया जो मृदा स्वास्थ्य प्रोग्राम है, उसके तहत हमारे देश में जितने भी मृदा परीक्षक प्रयोगशालाएं हैं, उसमें जो मृदा परीक्षक है या जो पोस्ट एनालिस्ट है, उनकी यहाँ हम नियत प्रशिक्षण कराते हैं, जिसके दौरान हम उनको कैसे मिट्टी सैंपल कलेक्शन करना है, उसका प्रोसेसिंग कैसे करना है, कौन कौन से जो पैरामीटर हैं जो हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में लिए गए हैं, उनकी हम कैसे जांच करें, उनका कैसे हमें इंटरप्रिटेशन दें। फिर क्रॉप स्पेसिफिक जो हमें फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन निकालनी है, उसके तरीके इस ट्रेनिंग में हम बताते हैं। फाइनली जो कौन कौन सी हमारी उत्तम जो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पोषक तत्वों की दक्षता है और उसकी फसलों की उत्पादकता हम प्राप्त कर सकें। तो इसी के अंतर्गत हम 21 दिनों का ये प्रशिक्षण यहाँ देते हैं, जिसमें हमारे ऑल ओवर हमारे देश से अलग अलग जो हमारे प्रदेश की प्रयोगशालाएं हैं, उनसे आईसीआर इंस्टीट्यूट की प्रयोगशालाएं हैं, उनसे जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की प्रयोगशालाएं हैं तथा कृषि विज्ञान केंद्र से यहाँ प्रशिक्षक आए हुए हैं और 21 दिनों के अंतर्गत वो ये प्रशिक्षण लेके वो अपने यहाँ अपने साथियों को प्रशिक्षण देंगे। हमारे देश की हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़कर हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए हैं। इन रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में उर्वरक सहकारी संस्थाओं का, जिनमें सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाएं एवं कंपनियां शामिल हैं, आज भी उर्वरकों के उत्पादन में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।
वर्तमान सरकार की नीम कोटेड यूरिया को लेकर बनाई नीति की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। सभी फर्टिलाइजर कंपनियां 100% नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन कर रही हैं। पिछले दिनों नई दिल्ली में FAI यानी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी 52वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। इस वार्षिक आम सभा का उद्घाटन केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने किया। Last time we started with a new subject, 14-15, unshackling of fertilizer industry. Unshackling started. New urea policy came in. Gas price pooling was introduced. The pending freight policy from 2008 was given a consent, and later last year we had a subject realizing the full potential of fertilizer industry. For that, towards that, many steps have been taken. साथ ही इस मौके पर केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भी अपने विचार रखे। वर्तमान दिनों में आप देख रहे हैं, देश एक बदलाव की स्थिति में है। इंडिया बदल रहा है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो अभी कदम उठाए हैं, और आज मैं सतीश चंद्रा जी का एक लेख सुबह में पढ़ रहा था, उन्होंने उसमें कहा था, सरकार की ओर से कहा था कि 30 डे के लिए फर्टिलाइजर क्षेत्र में जो रिटेलर है उसको हम क्रेडिट दे। ये बात तो जोड़ा और उनके साथ उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र भाई ने डिजिटल करेंसी की बात की है, कल मुझे अवस्थी जी भी मिले थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि फर्टिलाइजर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का सहयोग करने के लिए कटिबद्धता व्यक्त की है, इसलिए मैं आपको अभिनंदन फिर से करता हूं। इस सम्मेलन में उर्वरक के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाली विभिन्न कंपनियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। इफ्को ने हमेशा किसानों की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने की एक परंपरा शुरू की है। हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने उनके प्रयास, उनके निर्देशन और हमारे संयंत्रों में जो इंजीनियर्स हैं उनकी कुशलता, उनकी दक्षता के कारण उत्पादन के क्षेत्र में ज़्यादा अवार्ड हमको मिले हैं, जिसमें विजेता और उपविजेता के लगभग 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इफ्को संस्था को। इस वार्षिक आम सभा की सफलता के बारे में बताते हुए FAI के महानिदेशक सतीश चंद्र ने बताया, ये जो हमारा एनुअल सेमिनार होता है, इसमें हम जो एक्सीलेंट काम किया जाता है और एक्सीलेंट काम नहीं किया जाता, इसमें हम एक प्रमोट करते हैं एक्सीलेंस को। हमारे प्रोडक्शन में जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, हमारे 150 प्लांट हैं, उन सब में एक तरह का कंपटीशन होता है और कंपटीशन हम इंकरेज करते हैं। कंपटीशन से इम्प्रूवमेंट आती है एंड देन वी प्रमोट एक्सीलेंस। तो इस जो हमने अवार्ड्स आज दिए, इसमें 24 कॉर्पोरेट अवार्ड्स थे। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें व खेती से संबंधित कार्य शीघ्र कर लें। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है तथा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा केरल के दक्षिणी भाग में वर्षा की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार बने हुए हैं। तो खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। तो अभी आपने देखी खबरें खेती की। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल की। इस सेगमेंट में हम आपके खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं जो आप हमें अपनी चिट्ठियों में अपने ईमेल के जरिए भेजते हैं उनको शामिल करते हैं और जिनका समाधान करते हैं हमारे विशेषज्ञ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर JPS डबास जी, जो कि आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो डॉक्टर डबास, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और बहुत से हमारे किसान भाई बहन हैं जो हमें चिट्ठियों के जरिए, ईमेल के जरिए खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जो भी उन्हें परेशानियां आती हैं वो भेजते हैं। यहाँ पर हमें पहली चिट्ठी भेजी है रमेश यादव जी ने पहरसर गांव, जिला भरतपुर से, और जैविक खेती के लाभ के बारे में जानना चाहते हैं। और उनको एक भ्रांति भी है कि जैविक खेती से जो है शायद उत्पादन किसी हद तक कम मिलता है। जैविक खेती का आजकल लोगों को काफी जोश आ रहा है, काफी किसान जैविक खेती करना चाहते हैं। उसके कई सारे कारण है। तो जैविक उत्पादन के बाजार में जो भाव अच्छा मिलता है, और बाजार में अच्छा भाव मिलने की वजह से काफ़ी किसानों की इच्छा है कि वो जैविक खेती करें। लेकिन जो रमेश की एक भ्रांति है कि जैविक खेती से उत्पादन कम हो जाता है, ये बहुत गलत है। क्योंकि होता क्या है कि जैविक खेती में हम जो भी पोषक तत्व देते हैं पौधे को, वो जैविक चीज़ों के माध्यम से देते हैं, यानी कि खाद के माध्यम से देते हैं या जीवाणु खाद के माध्यम से देते हैं। अगर उनकी पूरी मात्रा देते हैं, अच्छी किस्म का प्रयोग करते हैं और बाकी सब चीज़ करते हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि किसानों को किसी प्रकार की भी जो कमी नहीं आएगी उत्पादन में, उनको पूरा उत्पादन मिलेगा। और उत्पादन के साथ साथ में जो उत्पादन की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होगी। और जब ये गुणवत्ता का अच्छा उत्पाद बाजार में जाएगा तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ जितने भी किसान भाई हमारे जो जैविक खेती करना चाहते हैं वो अच्छी मेहनत करें, और मेहनत करने के साथ साथ में अच्छे अच्छे उत्पाद पैदा करके, लेकिन उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब वो जैविक उत्पाद को जैविक उत्पाद की तरह ही बेचें। इसके लिए कई बार सर्टिफिकेशन एजेंसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब अगर हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी सर्टिफिकेशन एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का जो कृषि विभाग है वो स्वयं एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है। आप उनसे भी संपर्क करके अपने उत्पाद को बाजार में ला सकते हैं और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और आपको जब सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो आप उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन जो भी खेती करें उसमें पोषक तत्व पूरे मिलने चाहिए किसान पौधे को, चाहे वो जैविक के माध्यम से हो, चाहे जीवाणु खाद के माध्यम से हो। और जो किसान भाई जिनके पास पशु अच्छे हैं, अगर वो गोबर प्लांट रखते हैं तो उनसे और ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसका खाद जो है जैविक खेती में बहुत अधिक अच्छा काम आ सकता है। जयराम पटेल जी ने गांव गोमड़ी मध्य प्रदेश से हमें चिट्ठी भेजी है। बायोगैस प्लांट डॉक्टर डबास ये लगाना चाहते हैं और सारी जानकारी चाहते हैं। इसमें लागत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और सब्सिडी क्या इसके अंदर सरकार द्वारा मिल सकती है? आज हमारे देश में एक सबसे ज्यादा हमारी सरकार कोशिश कर रही है, वो स्वच्छता के ऊपर कोशिश कर रही है, जिससे बीमारियां कम हो, देश स्वच्छ हो और हमारा वातावरण अच्छा रहे। तो उसमें बायोगैस का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हमारा देश गांव का देश है और गांव में किसान रहते हैं। और जितने भी गांव हैं उनमें अधिकतर किसान भाई पशु पालते हैं।
तो पशु पालने के साथ साथ में जो उनका गोबर होता है, जब तक तो उसका ठीक से हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो उससे हमारा वातावरण भी गंदा होगा, साथ साथ में बहुत सी बीमारियां फैलेंगी। तो उसमें बायोगैस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ये गाँव में होना बहुत जरूरी है। अगर ये होती है तो इससे हमारा वातावरण बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ में जैसा अभी आपने बात की थी कि अगर हम जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खेती तभी संभव है जब हमारे किसान भाई अपने पूरे गोबर का खाद बनाएं, और पूरे गोबर का खाद तभी बनेगा जब वो गोबर गैस प्लांट घर में लगाएं, जिससे कि गैस जो मिलेगी उससे उनके ऊर्जा की आपूर्ति पूरी हो सके और साथ साथ में जो खाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो सके। और खाद की गुणवत्ता के साथ साथ में इसका जो खाद होता है उसमें खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसका अपनाना हमें बहुत जरूरी है। इसके बाद बारी आती है कि सरकार इसको प्रोत्साहन देने के लिए बिल्कुल सब्सिडी दे रही है, हर राज्य में सब्सिडी मिल रही है और ये सब्सिडी केंद्र सरकार के माध्यम से जा रही है और ये राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को मिलती है। तो आप अपने खंड विकास अधिकारी से संपर्क करें, वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जहां तक सवाल आता है कि कितनी लागत आती है, ये लागत निर्भर करती है कि आपका प्लांट किस आकार का है और प्लांट का आकार निर्भर करेगा कि आपके पास कितनी मात्रा में गोबर है। और खाली गोबर ही नहीं, इससे हम लैट्रिन को भी अगर लिंक करते हैं तो किसी प्रकार की ना तो गैस में खराबी आएगी ना खाद में खराबी आएगी और स्वच्छता में काफी फायदा होगा। डॉक्टर अब्बास, यहाँ पे हमारे पास चिट्ठी भेजी है कुलवंत सिंह जी ने, गांव जलालपुर करीरा से, जिला बुलंदशहर है उनका, और वो जानना चाहते हैं A1 A2 दूध के बारे में। जो है काफी सुना है, इनके लाभ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, क्या लाभ है इनका और A1 A2 दूध है क्या? मुझे लगता है जो कुलवंत जी हमारे किसान भाई काफी पढ़े लिखे हैं और इनका जो काफी रुचि है कि कृषि की नई नई जानकारी लें, उनके पास जानकारी हो। इन्होंने जो बात की A1 और A2 मिल्क की, ये बिल्कुल एक नई धारणा है जो 21वीं सदी में आई है। और धारणा ये है कि हमारी कुछ गायें, कुछ पशु ऐसे हैं जो A1 मिल्क देते हैं, कुछ पशु ऐसे जो A2 मिल्क देते हैं और कुछ मिक्स देते हैं। इसमें A2 और A1 मिल्क जो है एक्चुअली दूध का जो प्रमुख चीज है वो प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन की गुणवत्ता में फर्क होता है। A2 जो मिल्क है वो काफी स्वास्थ्यवर्धक है और A2 मिल्क जो है ये हमारी जितनी भी देसी गायें हैं ये सभी A2 मिल्क देती हैं। यही कारण है कि विदेशों की आज हमारे देसी गायों में काफी रुचि बढ़ रही है और विभिन्न देशों से हमारे देश में काफी डिमांड आ रही है कि वो हमारी गाय को वहाँ ले जाना चाहते हैं, उसका पालना चाहते हैं, उससे दूध लेना चाहते हैं। और A2 मिल्क आज पूरे संसार में इसकी अलग से बिक्री हो रही है, इसका पैसा भी ज़्यादा मिलता है और लोग इसका ज़्यादा भाव मिलता है। तो हमारे जो किसान भाई हैं इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं कि A2 जो मिल्क है हमारी सभी देसी गायें देती हैं। इनको अगर हम सही से चारा दाना ठीक से दें और सही से इसका पालन करें तो हम लोग सब A2 मिल्क पैदा करेंगे। और A2 मिल्क जो है इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है विदेशों में भी और अपने देश में भी। और जितने भी पढ़े लिखे और जो स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक लोग हैं वो A2 मिल्क ही पीना चाहते हैं। तो इसका लाभ हम उठा सकते हैं। और जितनी भी हमारी एग्जोटिक ब्रीड है, खासकर होल्स्टीन फ्रीजियन है या दूसरे देशों जो आई है, उनमें अधिकतर में A1 मिल्क होता है। यही कारण है कि आज वो भी इनको बदलना चाहते हैं। ब्राजील में हमारी जो राठी गाय गई है जिसकी जो दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ गई है और दूसरे देशों में भी जा रही हैं। तो हमारे किसान भाइयों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जो हमारी एक पशुधन है इससे हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और A2 मिल्क पैदा करके संसार में A2 मिल्क के लीडर बन सकते हैं हमारा देश। और काफ़ी अच्छा हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सकता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। यही कारण है कि पुराने ज़माने में गाय के दूध को स्पेशली अहमियत दी जाती थी भारतवर्ष में, वो A2 मिल्क के कारण ही दी जाती थी। यही इसलिए कहा जाता है कि गाय का दूध अमृत होता है। तो ये अमृत अभी साबित हो चुका है, साइंस ने भी साबित कर दिया है कि A2 मिल्क जो है काफी अच्छा है। चिट्ठी भेजी है मुख्तियार सिंह जी ने, गांव गोपालपुर, जिला सोनीपत से प्रश्न किया है। डॉक्टर अब्बास ये जानना चाहते हैं कि सर्दी के मौसम में जिस तरह जो नवजात जो पशु होते हैं उनकी मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है, तो इस मृत्यु दर को जो है वो कम किस प्रकार किया जा सकता है? मुख्तियार सिंह जी का सवाल है, ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि सर्दी का जैसे ही मौसम आता है एक्चुअली क्या हमारी जितनी भी भैंसें हैं वो ब्यात ही उनका गर्मी के बाद शुरू होता है। तो जो उनके बच्चे हैं वो सर्दी के मौसम में काफ़ी छोटे रहते हैं और छोटे रहने की वजह से वो कई सारे उसके कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है उनको पूरा भोजन नहीं मिल पाता है। दूसरा कारण ही जो तापमान का उतार चढ़ाव है ये उनको नुकसान करता है। और जो तीसरा कारण है वो ये है कि जितने भी ये एक्टोपैरासाइट जो बाहर से चिचड़ी लगती हैं, कली लगते हैं, ये उसको खून पीते रहते हैं। तो तीसरा कारण वो भी है। अगर हम तीनों का निवारण करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पशु हैं इनकी जो मृत्यु दर, खासकर शिशुओं की मृत्यु दर को काफ़ी कम किया जा सकता है। और एक और ख़ास बात मैं बता दूं, जो बच्चे दूध पी रहे हैं उनके पेट में भी अलग से कीड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए भी जब तक हम दवाई नहीं देंगे समय समय पे तो ये नहीं कर पाएंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमने इनको बाहरी एक्टोपैरासाइट से बचाना है, साथ साथ में समय समय पे इनको कीड़े मार दवाई देनी है जिसमें पेपराजिन आती है। और हमारे जितने भी वेटनरियन डॉक्टर हैं या गाँव में जितने भी हमारे पशु चिकित्सक हैं वो देते हैं। तो वो उसका दवाई देना बहुत ज़रूरी है। एक तो ब्याने के 1 हफ्ते बाद,
एक 15 दिन बाद और 1 महीने बाद, जिससे कि इनके पेट में कीड़े ना रहें, और उसके अलावा बाहर के कीड़ों से बचाना है। तीसरी जो खास बात ये है कि इनको ताज़ा पानी मिलना चाहिए, ठंडा पानी ना मिले, ताज़ा पानी अगर पीने का मिलेगा ज़्यादा फायदा है। और सुबह में इनको तभी बाहर निकालना है घर के अंदर से, तब रोशनी धूप अच्छी तेज हो जाए, तापमान थोड़ा बढ़ जाए। कम तापमान में इनको बाहर निकालना जरूरी ठीक नहीं है, उससे तापमान के उतार चढ़ाव से भी काफ़ी दिक्कत आती है। अगर इन सब चीज़ों का हमारे पशुपालक ध्यान रखेंगे तो इस मृत्यु दर को काफ़ी कम किया जा सकता है। और एक और ख़ास बात यह है कि इनको चारा पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सही से भूसा नहीं खा पाते हैं, तो उनको हरा चारा चाहिए, बरसीम का चारा चाहिए, जिससे कि उनको अच्छी प्रोटीन मिले। और प्रोटीन की अगर मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और एक मैं अपने पशुपालकों को और बात बता दूँ, जब पशु ब्याता है तो ब्याने के आधे घंटे के अंदर अंदर अपने बच्चे को, जो पशु का बच्चा है, उसको हर हालत में खीस देना है। और जो खीस की मात्रा है वो 1/10 भाग, यानी कि उसका अगर 30 किलो वजन है तो लगभग 3 किलो खीस बच्चे को अगर मिल जाता है तो उस बच्चे को बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि खीस जो होता है उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है और ये बच्चे को बीमारी से बचाने का काफी अहम काम करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और शामिल करते हैं अगली चिट्ठी। यहाँ पर हमें चांदराम जी और जिले सिंह जी ने गांव लावड़ जिला मेरठ से हमें प्रश्न पूछा है कि आलू की फसल में आमतौर पर जो है वो झुलसा रोग देखा जाता है, तो इससे अपनी आलू की फसल को किस प्रकार बचाया जाए? आलू इस मौसम की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल के अंदर पिछता झुलसा रोग काफी आता है और ये काफी नुकसान करता है। लेकिन पिछता झुलसा रोग से सावधान रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को जैसे ही फसल लगाते हैं और जैसे नवंबर का महीना आता है उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे ही वातावरण में आर्द्रता 80% से अधिक हो जाए और काफी गर्म तापमान रहे तो ये रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ये तभी हो पाता है जब ओस गिरती या धुंध गिरती है या बारिश हो जाती है, तो इसमें इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। जब ऐसा मौसम हो तो हमारे किसान भाई को पहले से ही एक्चुअली आलू की कुछ ऐसी किस्में जिनमें रोग नहीं आता है, अगर वो किस्में लगाएं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन किस्मों में रोग आता है, जैसे 3793 या कुफरी बहार है, जो काफी प्रमुख किस्म है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग लगाते हैं। यह किस्म जो इस रोग के प्रति संवेदनशील है, इसमें जल्दी आता है। अगर ऐसी किस्म आप लगाते हैं या कुफरी चंद्रमुखी लगाते हैं तो इन किस्मों में या सिंदूरी में आने की संभावना बनी रहती है। तो अगर ये किस्में आपने लगाई है तो जैसे ही वातावरण में गड़बड़ हो, यानी कि बादल से छा जाए, बारिश हो जाए और तापमान जो है वो काफ़ी 10 से 14 डिग्री के आसपास हो मिनिमम तापमान, और बारिश हो रही हो या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही हो, ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है 80% अधिक हो, तो आप समझ लो कि इस रोग के आने की संभावना हो गई है। तो जैसे ऐसा मौसम हो तो आपके हमारे किसान भाइयों को डाइथेन M45 एक ऐसी दवाई है जो फफूंदनाशक दवाई है, सभी जगह मिलती है। आप इसका प्रयोग करें। 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल के अच्छी तरह स्प्रे करना है। और जो छिड़काव करना है इस प्रकार से करना है कि पूरा पौधा इस दवाई से भीग जाए, क्योंकि अगर छिड़काव किसी पौधे के किसी अंग पर नहीं मिला पड़ा है तो वहाँ बीमारी आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जो है ये दवाई वहीं पे बीमारी को रोकेगी जहाँ दवाई गिरी हुई है। अगर कहीं पौधे पे दवाई नहीं गिरेगी तो वहाँ पे नहीं रोकेगी। इसलिए ऐसे स्प्रे का अपना स्प्रे मशीन का प्रयोग करना है जिसमें छोटी बूंद बने और पूरा पौधा भीग जाए, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिले। और क्योंकि मौसम बारिश का है और बूंदाबांदी आने की संभावना रहती है तो उसमें कोई स्टिकर लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी दवाई पौधे के ऊपर चिपक जाए। अगर आप ये दवाई का प्रयोग करते हैं तो आपको ये बीमारी नहीं आएगी। और ये ध्यान रखना है कि मौसम का पूरा ध्यान रखना है, और आपके आसपास अगर बीमारी दिखाई दे या कहीं पे उसका नाम सुने तो आप अपनी इन फसलों में जो किस्में मैंने बताई हैं इनमें दवाई का छिड़काव अवश्य करें। अन्यथा एक बार दवाई बीमारी आ जाती है तो बहुत जल्दी फैलती है, और मौसम अगर अनुकूल हो तो 1 हफ्ते में ही आपकी फसल साफ हो सकती है। तो उसे बचाने के लिए आपको सजग रहना है और सचेत रहना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारा देश जो है वो डिजिटल बन रहा है। हमारे जो ग्रामीण वासी हैं वो भी इंटरनेट का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमें ईमेल भेजा है गुरमीत और मनप्रीत ने होशियारपुर गांव अरनियाला पंजाब से हमें ईमेल के जरिए एक प्रश्न किया है कि इस समय जो फल और जो सब्जियां हैं वो बाजार में काफी अच्छी मिलती हैं, तो उनका प्रसंस्करण किस प्रकार किया जा सकता है? इस पत्र को सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी जो कृषक महिलाएं हैं वो भी इस कार्यक्रम में काफी अच्छी रुचि ले रही हैं, और इन्हीं की रुचि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृषक महिलाएं कृषि का अधिकतर कार्य करती हैं। अब इनका जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सर्दी का जो मौसम है इसमें हमारी बहुत सारी सब्जियां आती है, मूली है, सलगम है, गोभी है, गाजर है, आंवला है, ऐसे ऐसे मतलब फल आ जाते हैं जिनकी खूब सारी मात्रा बाजार में आवक होती है और बाजार में भाव गिर जाता है। और इन सब से इनका हम प्रोसेसिंग करके अपने इनका भंडारण कर सकते हैं, उनके अच्छे पैसा भी कमा सकते हैं। अगर उसको हम बिक्री करते हैं तो इन सब्जियों से अचार भी बना सकते हैं, मुरब्बा भी बना सकते हैं, इनका जूस भी निकाला जा सकता है, इनका पाउडर भी बना, जैसे आंवले का पाउडर बनता है वो भी बिकता है, उसका भी लाभ मिल सकता है।
और आजकल तो नई नई चीजें, कैंडी, आंवला कैंडी एक ऐसी चीज है जो हर एक बच्चा खाना पसंद करता है और इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो मैं अपनी सभी कृषक महिलाओं को निवेदन करूंगा कि आपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और वहां पे इन चीजों की ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेके इसको अपने एक व्यवसाय के तौर पे अपनाएं। और अगर आपका संगठन बन जाता है, स्वयं सहायता समूह बन जाता है, तो इस व्यवसाय के माध्यम से आप अच्छा पैसा कमा सकती हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे सभी किसान भाई बहनों के जो प्रश्न थे उनके आपने उत्तर दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने किसानों से बात करने का। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के हमारे कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में फिर करेंगे मुलाकात कुछ नई चिट्ठियों और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।